अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका बलोच सर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम डे 3 पे लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे और उसके पास पेपर के क्वेश्चन जो NET 1 में भी आए हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मज़ीद आ सकते हैं इस तरह के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 + एटा होल रेज टू पावर 10। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास, कल मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ डिस्कशन में बताया था कि 1 + एटा स्केयर का रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है शॉर्टकट में कि 1 + एटा हमारे पास इक्वल होता है किसके, 2 एटा के। इसी तरीके से मैंने एक और भी आपको बताया था कि 1 - एटा अगर हमारे पास आ जाए, इसका स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -2 एटा के। अब यहाँ पे इसका जो फ़ायदा है वो स्केयर ओपन करते हैं तो 2 एटा आता है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वो ये है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें आप देखें 1 + एटा की पावर 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर भी कर देंगे और फर्दर इसकी पावर 5 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट का रूल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 + एटा का स्क्वेयर होल पावर 5। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, 2 एटा के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 एटा और यहाँ पे पावर 5। ओके। अब आपको पता है कि 2 की पावर 5 और फिर एटा की पावर 5। एओटा की पावर 5 तो हमारे पास हमेशा एओटा की इक्वल होता है। उसकी लॉजिक सिंपल से बताई थी कि जो भी हमारे पास नंबर आ जाए एओटा की पावर 4 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, रिमाइंडर हम क्या करते हैं, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो हमारे पास एओटा आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट बनेगा आपके पास 32 एओटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये है आपके सामने, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 - 25 का नेगेटिव है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है हमारे पास, और नेगेटिव जो है वो एओटा को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट। इसी तरह 1 + 16 का स्क्वायर रूट 4 और साथ में नेगेटिव एओटा को। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉन्जुगेट की। अगर हमारे पास कुछ भी नंबर हैं z1 z2 या z3, अगर वो इन सब का कॉन्जुगेट कह रहा है तो हम इंडिविजुअल सबके साथ कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है हम साइन चेंज कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। मतलब जहाँ भी एओटा होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो 2 + 5 एओटा, 1 - 4 एओटा। यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास अल्फा आएगा। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जी सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, ये है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे देखते हैं, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू z बार इफ़ का मतलब होता है कि कंडीशन जो 100% कन्वर्सली भी वैलिड हो और वैसे भी ये कंडीशन वैलिड हो। तो मेरे भाई अब यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट वैसे याद होना चाहिए। अगर वो हमें कहता है z इक्वल टू z बार है, तो याद रखिएगा इसका जो रिज़ल्ट है b हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी ए होता है, तो अब b इक्वल टू 0 से मुराद है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा हमारे पास 0 के बराबर होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास डेल्टा होगा। अब देख लेते हैं इसका, अगर मैं वेरिफिकेशन इसका प्रूफ भी कर दूं, तो प्रूफ बेटा एंटी टेस्ट में आपने प्रिपेयर नहीं करने होते। कंजुगेट में हम साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास है z इक्वल टू z बार, तो आप देख लें a + b एओटा, a - b एओटा, a से a तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 2b एओटा इक्वल टू 0। अब यकीनी बात है कि यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 भी 0 के बराबर नहीं होता और एओटा भी 0 के बराबर नहीं होता। तो सिर्फ b ही फैक्टर रह गया जो कि 0 के बराबर होगा। ओके, इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया है। तो आप इसका प्रूफ बिल्कुल याद ना करें, जस्ट आपने इसका ये रिजल्ट याद रखना है कि z इक्वल टू z बार अगर हमारे पास जब भी आपस में इक्वल होते हैं तो कंपलसरी है कि b इक्वल टू, यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसका 0 के बराबर होता है। जी तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं। जी ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा -1,
तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है माइनस जी के कांजुगेट का मॉड। तो बेटा ये भी बाय प्रॉपर्टी हमेशा जी के मॉड के इक्वल होता है। जस्ट आपने जी का मॉड कर लेना है, मतलब रियल का स्केयर। रियल का स्केयर हमारे पास -1 का स्केयर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये देख लीजिए, बस उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए साइन को चेंज किया, मतलब पहले इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, उसके बाद रियल लिख दिया। तो 1+3, तो हमारे पास 4, और 4 का स्केयर रूट आपको अच्छे से पता है किसके इक्वल होता है, 2 के। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 एयोटा इंटू 3 + 4 एयोटा। तो स्टूडेंट्स इसका वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, मॉडुलस मॉड मालूम करना है। तो देख लें यार, इस पर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं और इन सब की अगर पावर n है, उस सब का मॉड है, तो भाई कुछ भी नहीं, सेपरेट पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, इसी तरीके से थर्ड का मॉड, फिर जो भी आ जाएगा आपने सारे की पावर n कर देनी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमें याद हो जाती हैं तो क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, z मॉड इज इक्वल टू 2 एयोटा का भी मॉड, 3 + 4 एयोटा का भी मॉड ले लेंगे, दोनों का मॉड कर लेंगे। अब तो यहाँ रियल है नहीं, तो 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर रूट 4 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 इंटू 25 का स्केयर रूट 5, तो रिजल्ट हमारे पास इसका 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 में भी हमारे पास कुछ मॉड की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3 - 2 एयोटा, और ये Z2 हमारे पास है 2 + 3 एयोटा। तो हमने फाइंड आउट करना है Z1 और Z2 सारे का मॉड। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो या पावर में हो, तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने Z1 यानी कि 3 का स्केयर प्लस इसका स्केयर रूट डिवाइड में 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो देख लें स्टूडेंट्स, एक ही जैसे नंबर हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1 इसका आंसर है। तो अभी तक बच्चे हम मॉड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि नहायत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं बनती कि मैं बताऊं कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने बार बार लिख दी हैं, पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी। जी उसके बाद हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे है कि z इज इक्वल टू आपके पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 7 एयोटा होल डिवाइडेड बाय 5। अब वो कह रहा है कि z मॉड का स्केयर मालूम करो, फिर z डॉट z बार मालूम करो। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखवाई थी प्रीवियस मतलब लेक्चर में, कि z और z बार को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स, तो ये हमेशा z के मॉड के स्केयर के इक्वल होता है। तो यार देख लें, यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करना है, ये देखें फाइंड आउट में ये z मॉड स्केयर है, तो ये बाय प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, ये भी z के मॉड के स्केयर के इक्वल है, तो ये कैंसिल होके रिजल्ट आपके पास 0 दे देंगे। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया, डेल्टा आंसर। जी उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जी मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ फिर मॉड की प्रॉपर्टी है हमारे पास। वो कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू 2 + 7 एयोटा है, तो हमने फाइंड करना है z के स्केयर का मॉड। तो बाय प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, मॉड का स्केयर कर लेते हैं। जो पावर अगर किसी भी नंबर के साथ पावर कुछ भी हो, नेगेटिव में हो प्लस में हो, तो उसको हम होल पावर में लिख सकते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, z के मॉड का स्केयर, तो हम यहाँ पे z मॉड ले लेते हैं, जो कि है 2 का स्केयर प्लस 7 के स्केयर का स्केयर रूट का स्केयर। क्योंकि यहाँ पे हमने जब स्केयर बोथ साइड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो 2 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, 49 में 4 ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 53 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास डेल्टा इसका आंसर है। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो 39 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारे पास टॉपिक चेंज हो रहे हैं। जी ये भी मॉड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो आपकी बुक में है वो है, लेकिन चूंकि इसके क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी तो मेंशन है, जिसकी वजह से इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप देख लें, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर z1 5 के इक्वल हो, z1 मॉड 5 मॉड z2 12 के इक्वल हो, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, हमारे पास अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z1, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू सपोज दैट a है हमारे पास, एंड ये रिजल्ट बता रहा हूँ z2 हमारे पास कुछ भी है, चलो इसे मैं k की बात कर लेता हूँ, कोई कांस्टेंट k है। ओके, और ये हमारे पास कांस्टेंट k2 है, ये कांस्टेंट k1 है। तो दो इसकी आपके पास हैं,
यानी कि अगर हमारे पास Z1 एंड Z2 आर नॉन कोलिनियर, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी इसको कहते हैं। तो Z1 प्लस Z2 जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 के, और फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मॉड के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें अगर वो लीस्ट वैल्यू की बात करता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ जो मिड में है इसकी बात करता है Z1 प्लस Z2, तो जस्ट आपने इसका जो रिजल्ट याद रखना है लीस्ट वैल्यू के लिए Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का फर्दर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आंसर हमारे पास नेगेटिव में होगा तो उसे हम प्लस कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से अगर वो हमसे लार्जेस्ट पूछ ले, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड इज इक्वल टू, तो उसमें जस्ट हम क्या कर लेंगे, दोनों के मॉड को ऐड कर देंगे। तो ये कुछ थ्योरी थी हमारे पास। इसमें वो कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, तो लीस्ट वैल्यू में आप खुद देख लें, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे जी। तो Z1 हमारे पास है 5 माइनस 12 सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो खुद देख लें, माइनस सेवन की फर्दर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, सिंपल सा है, फिर दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, Z1 और Z2 हमारे पास गिवन है, तो आपने Z1 प्लस Z2 सारे की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो इनका डिफरेंस करके हमेशा आंसर पॉजिटिव में लिखना है। अगर वो लार्जेस्ट कहता है तो इन दोनों का आपने सम अप कर लेना है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास है कि अगर वो हमें कोई भी नंबर दे दे तो आप उसका मॉड खुद से भी मालूम कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो इस तरह आपको मुकम्मल परफेक्ट वैल्यू दे दे। बात वो दो कम्प्लेक्स नंबर दे देता है जिसका मॉड मालूम करना फिर ज़रूरी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, ओके, अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जब टॉपिक चेंज हो रहा है तो मैं भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। इफ़ द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर देन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके बच्चे, अब सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्टेशियन जो होते हैं, कार्टेशियन भी पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमेशा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास गिवन होता है वो a कॉमा बी, इसे हम कार्टेशियन कहते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेता है तो वो हमारे पास होता है आर कॉमा थीटा। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो हमारे पास है ई आर ई एयोटा थीटा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है यहाँ पे आर ई एयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ठीक है, मतलब पोलर फॉर्म से ये रिलेट करता है। ठीक है, पोलर फॉर्म, ई एयोटा थीटा को, एक्सपोनेंशियल को हम कास थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा कहते होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ है जो कि आपने याद रखना है इसको, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई कैट वालों ने 2-3 दफ़ा पूछा है क्वेश्चन, तो अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज वाले क्वेश्चन एक दूसरे के रिपीट भी करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के वन है हमारे पास, यानी कि हमें 1 और π/2 जो है ये किसके इक्वल है, आर कॉमा थीटा। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होगा आर कास थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा, ये दोनों चीज़ें गिवन है आपके पास। आर की वैल्यू है 1, कास थीटा हमारे पास है π/2 प्लस इयोटा साइन π/2। तो देख लें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, तो खुद देख लें, कास π/2 0 है और साइन π/2 1 है, तो 0,1 इसका आंसर अल्फ़ा आ जाएगा, 0,1 इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने इसके सब फॉर्म लिख दिए हैं आर, और उसके कन्वर्ट कैसे करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, आर कास थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करने के बाद। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बारी आती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 भी पहले ही क्वेश्चन जो अभी हमने किया इसका थोड़ा सा वाइस वर्सा है। कैसे, यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दे रहे हैं, यानी कि आपके पास 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, यानी कि दूसरे अल्फाज में a कॉमा बी गिवन है। तो आपको अच्छे से पता है r जो है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसके इक्वल होता है r, और थीटा इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, r तो हमारे पास 2 आ गया। टेंजेंट इनवर्स b ओवर a की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/1, तो कुछ वैल्यूज़ आपको टेबल वाली याद होनी चाहिए। ये हमारे पास है 60 डिग्री, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 260 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री, बीट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 में पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, पोलर फॉर्म ऑफ एक कार्टेशियन फॉर्म गिवन है,
इसकी पोलर फॉर्म, ओके, तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, इसे मैं सी डॉट एफ लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म, तो इसकी जो पी डॉट एफ पोलर फॉर्म है तो इसको तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। एक है आर कॉस थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा, या इसको इस स्टेप में भी लिखा जा सकता है और कॉमा थीटा, या इसे हम सिंप्लीफाई जो ऊपर वाला है इसको बाजुकात ऐसे भी पूछा जा सकता है आर सिज थीटा। सिज से मुराद है कॉस थीटा इयोटा साइन थीटा, ठीक है, चूँकि अब इस तरह आपके पास इसके आंसर हैं। और थीटा आपको अच्छे से पता है, थीटा को हम आर्गूमेंट भी कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स थे थीटा। तो ये कैसे फाइंड आउट होता है आर्गूमेंट्स, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास ये है तो पहले क्वाड्रेंट में तो आपके पास जो भी थीटा होगा वही होगा। सेकंड में आर्गूमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होगा, जस्ट इसका नेगेटिव, नेगेटिव पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में क्या होगा, इसी का नेगेटिव। और थीटा से मुराद क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है भाई, ये हमने कुछ चीज़ें याद रख लेनी है जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आर फाइंड आउट करते हैं, तो आर किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास आर की बारी, तो आर हमारे पास इक्वल है पहले का ए स्केयर बी स्केयर है, क्योंकि यहाँ पे ए हमारे पास है नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ 3 और बी से मुराद हमारे पास है 1। तो ये देखिए 3 का स्केयर रूट का स्केयर 3 आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आर हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि 2 के इक्वल है। अब रही बात, हम बात कर लेते हैं कि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास इसके मुताबिक देखते हैं, जो कि हमारे पास पहला जो है एक्स नेगेटिव है, ये देखिए एक्स के साथ नेगेटिव है, और वाई जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, यानी थीटा को हम फाइंड आउट करते हैं पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा से मुराद है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने। तो ये है पाई माइनस पाई बाय 6, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6। ओके, तो हमने थीटा भी मालूम कर लिया जो कि 5 पाई बाय 6 है, आर भी मालूम कर लिया, तो रिजल्ट हमारे पास होगा आर सिज थीटा। तो देखते हैं आर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और सिज हमारे पास है 5 पाई बाय 6, तो रिजल्ट हमारे पास चार्ली रहेगा, इसका आंसर चार्ली आएगा, जो कि इसी जो इसके स्टैंडर्ड हमारे पास मैंने बताया कि किस क्वाड्रेंट पे किस तरीके से हम आर्गूमेंट्स को लिखते हैं, तो यही मेथड आपने इस पर अप्लाई करना है। ओके जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 जी, यहाँ भी वो कह रहा है कि पोलर फॉर्म बतानी है, यानी कि कुछ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो इसके क्वेश्चन है वो कम है थोड़े से, ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाए। तो देख लेते हैं पोलर फॉर्म। जो हमें ए कॉमा बी गिवन है वो आपके सामने है, यानी कि -1 एंड -1, और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ओके, सबसे पहले आर मालूम कर लेते हैं, जो कि फार्मूले के मुताबिक ए स्केयर बी स्केयर, तो ये तो स्केयर रूट ऑफ 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन में स्केयर रूट ऑफ 2 तो सब में है। अब हमें आर्गूमेंट मालूम करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो आर्गूमेंट आ जाएगा -2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमारे पास आर है। तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पोलर फॉर्म होती है आर सिज थीटा। इस पोलर फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिज -2 पाई बाय 3, सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 4 के इक्वल है, तो ये -4 तो -3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एंगल के हवाले से, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो रिजल्ट बन जाएगा इसका बीटा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिज -3 पाई बाय 4। ओके जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास डे मॉर्विस थ्योरम लग रहा है, तो बच्चे इसकी थ्योरी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। अगर कोई भी हमारे पास कास थीटा, यानी कि इस फॉर्म में कोई भी एंगल है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं, पोलर फॉर्म में है जिसकी पावर n है, तो याद रखिएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी एयोटा साइन n थीटा, n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हमेशा। यहाँ बात कर लेते हैं, वो कहना कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद कॉस, इसको 2 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो n है ना ये दोनों थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस 60 डिग्री प्लस एयोटा यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ओके,
तो स्टूडेंट्स cos 60 डिग्री इक्वल है 1/2 के और ये इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 के। तो यहाँ से देख लें 2 सेम कैंसिल, 1 प्लस एयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 चार्ली आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आपने, डे मॉर्गन थ्योरम बहुत सिंपल है, जस्ट पावर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है तो आंसर तक अप्रोच हम कर सकते हैं। अब इसी के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है बेटा, आर्गूमेंट्स के बारे में मैंने कुछ आपको आइडिया दे दिया है। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली कि अगर कोई भी आर्गूमेंट Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस, जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज़ है ना स्टूडेंट, सेम वैसे ही इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर दो आर्गूमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी आर्गूमेंट की पावर है तो पावर जो है ना वो पहले आ जाती है, जस्ट हमने आर्गूमेंट Z को पावर से मल्टीप्लाई करना होता है जी। उसके बाद आर्गूमेंट्स ऑफ Z का कांजुगेट, तो माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z कांजुगेट जो है वो स्टार्ट में नेगेटिव बन जाता है, सिंपल आर्गूमेंट ऑफ Z हम इसको अप्लाई करते हैं। अब यही जो बार के हवाले से अगर सेम नंबर पे करेंगे तो इसका ज़ीरो हो जाएगा, ये डबल के इक्वल हो जाएगा। आगे आसान सी है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक Z और Z बार का प्रोडक्ट है तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। और इसी से रिलेटेड MCQ बाज़ का आ जाता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आंसर ज़ीरो आपने लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं। कोई ऐसा नंबर दे देता है जिसका एंगल आपको याद नहीं है, मतलब जिसका एंगल विदाउट कैलकुलेटर निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन भी यहाँ बना के बता देता हूँ कि अगर वो यहाँ पे कह देता है Z इज़ इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 20 माइनस 17 एयोटा, तो वो कह देता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z और Z बार इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन है 33.5 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 0 डिग्री, चार्ली ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 3π/4 और डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे सपोज एन 180 डिग्री। तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ओके, क्योंकि इसकी वजह है टेन वर्स को अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएं, टेन वर्स से 17/20, तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है उसको फाइंड आउट करना विदाउट कैलकुलेटर। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें आनी चाहिए। तो ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, प्रोडक्ट में है तो प्लस आ गया, डिवाइड में है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखें, बार बार का नेगेटिव जो होता है ना, अगर बार है तो बार का नेगेटिव पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम वही चीज़ बन जाएगी। तो इसका रिजल्ट ऑल ऑफ दीज होगा। मतलब ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है जी। यहाँ पे मैं एक और बता रहा था लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास Z ओवर Z बार है तो ये 2 आर्गूमेंट ऑफ Z आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के कांजुगेट हैं तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आर्गूमेंट वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास है पावर में। तो पहली बात कर लेते हैं सोल्यूशन में। देखें इस तरह को जो है ना, आप इसको कंप्लीट सॉल्व ना किया करें। पहली बात है ये सिज 2 थीटा है, अगर यहाँ 2 को पहले पावर बना देते हैं तो ये हमारे पास सिज थीटा की पावर हो जाएगी 2 जाके पावर बन जाएगी 14, यानी कि डे मॉर्गन लॉ के मुताबिक। और डिवाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपके पास सिज थीटा की पावर 4। अब देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिज थीटा की पावर 14 में से 4 चली जाएगी 10, यानी हम लिख सकते हैं इसको सिज 10 थीटा। क्यों? क्योंकि इसे हम जो है ना पोलर फॉर्म है, तो ये देखिए काज 10 थीटा प्लस एयोटा साइन 10 थीटा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख लें अल्फा इसका आंसर बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्वेश्चन में कह रहा है द आर्गूमेंट ऑफ, इसका आर्गूमेंट आपने बताना है। तो देखिए प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ा रहा था। अगर कोई भी हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n है, n पहले लिख लेते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n तो 3 है, हम बात कर लेते हैं सिंपल आर्गूमेंट की कि आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा इसका। तो ये है x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 3, यानी कि पाई/3 आ जाएगा। तो ये आ गया आर्गूमेंट ऑफ Z हमारे पास 3 और 2 पाई/3 आ गया। अब हमने बाय फार्मूला, ओके, फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, n आपके पास 3 है तो 2 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास 2 पाई इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि बीटा में मौजूद है। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ पे हमने लगाई है कि किसी भी आर्गूमेंट की अगर पावर है तो पावर पहले, सिंपल आर्गूमेंट हम मालूम करना 2-3 क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो अगर समझ नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को
पास करके देख सकते हैं, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख लें यहाँ पे वो खुद हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। कॉस थीटा है π/4, ओके, प्लस इयोटा साइन π/4 होल पावर n 14 बता रहे हैं, तो लगाते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम जी। कॉस 14 π/4 प्लस इयोटा साइन 14 π/4। अब हमने क्या करना है, हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो हमारे पास है वो है साइन 7 π/2, ओके। अब 7 π/2 को बेटा कैसे चेक करते हैं, अब ये π/2 का मल्टीपल है जो कि 7 तक है, तो आप इसको या तो राउंड कर लें, ये 1 π/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 3 π/2 पे आता है, ओके। या 7 को डिवाइड कर लेते हैं, साइक्लिसिटी 4 है, 4 क्वाड्रेंट है, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है ना 3, तो ये हमारे पास इक्वल है साइन 3 π/2 के। ये भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, अगर वो कहता है कि साइन 1127 π/2 किसके इक्वल है, तो भाई मेरे लास्ट 2 डिजिट जो 27 है इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1, तो सॉरी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो ये दर हकीकत साइन 3 π/2 के इक्वल है, ओके। तो साइन 3 π/2 किसके इक्वल है, -1 के, ओके। तो ये देख लें, आपने इसमें दो चीज़ें सीख ली, एक आपने साइन के साथ अगर कोई साइन या कॉस दोनों के साथ जितनी भी बड़ी साथ मतलब मल्टीपल π/2 हो तो आपने 4 से डिवाइड करना है, मल्टीपल ऑफ π/2, अगर मल्टीपल ऑफ पाई है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल से करेंगे। तो उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर एयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो हमें जी प्रोवाइड किया जा रहा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई माइनस π/4 एयोटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे रहने देते हैं, कॉस माइनस π/4 प्लस एयोटा साइन माइनस π/4, ओके, जो कि ऊपर इस फार्मूले के मुताबिक लिख दिए। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कॉस का नेगेटिव जो है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसका एंगल खत्म हो चुका है, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कॉस का नेगेटिव प्लस हो जाएगा कॉस π/4, और साइन का नेगेटिव ख़त्म नहीं होता, वो पहले आ जाता है, ओके। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ लगा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस π/4 1/√2, और ये भी 1 बाय मतलब एयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा था तो खुद देख लें -1, यानी कि जो रिजल्ट आ गया 1, -1। इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा था तो वो तो हमारे पास है -1 के इक्वल, ओके। तो इसका भी आंसर चार्ली बनेगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर 2 cos π/6 प्लस एयोटा साइन π/6 को कैसे लिख सकते हैं। तो अभी भी ये बात डिस्कस की है मैंने कि ई एयोटा थीटा जो है वो इक्वल है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो है 2 cos π/6 प्लस एयोटा साइन π/6। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, 2 cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा ई एयोटा π/6 के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल π/6 है, तो 2 एयोटा π/6। तो देख लेते हैं इसका आंसर आपके पास अल्फ़ा ही बन रहा है जो कि सामने आपके गिवन है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा हुआ डन, ठीक है बच्चे। चैप्टर जो हमारे पास था 1 बुक 1 का वो हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 डन हो चुका है। हमने कितने 50 MCQ हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने तमाम MCQ मतलब तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए। तो आप थोड़ा सा फीडबैक दिया करें स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मज़ीद इसमें कुछ मतलब चाहते हैं कि कुछ चीज़ें रह गई हैं जो बताने से रह गई हैं तो आप शेयर करें। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे तो आप लाजमी शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं वो मतलब डाटा लेके आऊँ, वो क्वेश्चन भी वीडियो में लेके आऊँ जो आप लोग चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।